हेलो गाइस, सो हम अपने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी। इसमें हमने फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट किया था जिसमें हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो 50 क्वेश्चन आज मैं करके ये फर्स्ट टेस्ट हमारा कवर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे 35 टेस्ट कर लेंगे। हाँ सॉरी गाइस, 2 दिन से नहीं आया यार, थोड़ा ना मेरे लिए खुद थोड़ा हेक्टिक हो जाता है बिकॉज मेरी ऑलरेडी डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और PT 365 ये तीनों मैं ऑलरेडी चला रही हूँ। तो हल्का सा थोड़ा टाइम मुझे कभी कभी नहीं मिलता। कोशिश करूँगी रेगुलर रहूँ मैं, ठीक है गाइस। तो चलिए करते हैं हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट। और पहले आप खुद आंसर देने की कोशिश करिएगा, तो उसके बाद फिर मेरी वीडियो को पॉज पहले करना, अपना आंसर देना, उसके बाद अपना स्टार्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन बी कंसीडर प्रॉपर फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल स्टेट पे लगाना है तो कौन सी चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी कंसीडर प्रॉपर है। माल एडमिनिस्ट्रेशन अगर स्टेट में हो रहा हो, गवर्नमेंट इज डेलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई देखो, इसमें जो आंसर है वो 2 और 3 सही है, क्योंकि मॉल एडमिनिस्ट्रेशन पे कभी भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता। जब कॉन्स्टिट्यूएंट मशीनरी खराब होती है स्टेट की तब लगता है, ठीक है। तो इसमें 2 एंड 3 सही होगा। आगे देखते हैं, एज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट, द ड्यूटीज ऑफ द जो एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का, उसकी क्या ड्यूटी होती है, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन लीगल मैटर्स विच आर रेफर टू हिम बाय द गवर्नर, टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल करेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द गवर्नर। जो लीगल मैटर्स पे एडवाइस देना गवर्नर ने जो बोला है, ठीक है, या फिर वो लीगल करेक्टर की ड्यूटीज़ को निभाना जो गवर्नर ने उसे असाइन करी है, या फिर जो सेंट्रल स्टेट के जो बीच में डिस्प्यूट हुआ है उसमें वो उसको अपना मतलब कि लाना, या फिर गवर्नर को एडवाइस देना उन टू मेक रूल्स फॉर सच स्मूथ ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस इन जुडिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी। तो किस में वो एडवाइस देता है, तो भाई इसमें क्या है 1 और 2 सही है, क्योंकि अगर कोई भी सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट हो रहा है, पहली बात वो सुप्रीम कोर्ट तय करती है, इसमें इसका कोई काम नहीं होता। और गवर्नर को एडवाइस देना हो तो इसमें अटॉर्नी जनरल का कोई काम नहीं होता। तो इसमें 1 और 2 इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू अ वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल ड्यूटीज एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन क्या होगा, कोई फंडामेंटल ड्यूटी का। अगर आप वोट कास्ट नहीं कर रहे, एनकरेजिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल ऑन ग्राउंड्स ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन, ट्रेड इन रेयर एंड द एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो भाई एक तो ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो इसमें क्या है, डी आपका सही है, बिकॉज वोट को कास्ट करना कोई भी आपका फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, ये दोनों चीज़ क्या है, गलत है। तो इसका आंसर सही ये है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्लेजर में कौन सी ऐसा जो बॉडी है जो होल्ड नहीं करता ऑफिस। अटॉर्नी जनरल, कैग, मेंबर्स ऑफ द यूनियन, UPSC और चीफ इलेक्शन। तो बता दूं, सिर्फ एक अटॉर्नी जनरल ऐसा है जो कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे अपना ऑफिस होल्ड करता है। बाकी 2, 3, 4 नहीं है जो वो प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट के उस पर डिपेंड नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बाउंड्रीज ऑफ द लोक सभा कंस्टिट्यूट्स आर सेम एज द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, या देयर आर मैनी लोक सभा कॉन्स्टिट्यूंसीज इन वन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ ईच स्टेट। तो भाई ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं वो अलग होती हैं, और जो स्टेट की और डिस्ट्रिक्ट की अलग होती है। और क्या हो रहा है, उन्होंने बोला है कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत हो सकती है एक असेंबली में, नहीं बल्कि उल्टा हो सकता है, एक असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज में, सॉरी एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत हो सकती हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एन एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आपका डेमोक्रेसी है तो इसका क्या एडवांटेज नहीं है जो हम देखते हैं। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, it aids in dealing with the differences and assists in conflict resolution, it enhances the dignity of the citizen, it invaluably leads to the absolute rule of the majority। देखो और सब तो सही है, लेकिन ये जो चीज़ है ये गलत है, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट रूल हो जाएगा मेजोरिटी का तो वो डेमोक्रेसी ना रह के वो अनार्की में चले जाएगी, ठीक है, तानाशाही में चली जाएगी, टोटलिटेरियनिज्म में हो जाएगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैग। ही ऑडिट्स द रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर्स एंड ऑल द लोकल बॉडी। ही सर्टिफिकेशन रिगार्डिंग द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटीज फाइनल। देखो गाइज, सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि वो सिर्फ सेंट्रल स्टेट के रिसीप्ट्स को ऑडिट करता है, लोकल बॉडीज वालों को नहीं करता, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका आंसर सिर्फ बी है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज द कोर्ट लाइकली टू इशू। अगर आप किसी अरेस्टेड पर्सन को फ्री करना है तो आप क्या करोगे, तो हैबिस कॉर्पस होता है, क्योंकि इसका मतलब भी होता है कि वी हैव द बॉडी ऑफ, कि उस बॉडी को लेके आया जाए, ठीक है। जो सैल्यूटरी है ये तब जब लगती है जब लोअर कोर्ट से दूसरे कोर्ट में क्या हो रहा हो, ट्रांसफ़र कर रहा हो किसी को। मैंडम इसका करते हैं कि हम कोई कमांड करते हैं कि भी तुम ये काम मत करो, मतलब कि तुम सॉरी ये काम करो। प्रोहिबिशन क्या होता है, कुछ क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ में लगती है कि जब वो अपना काम ओवर रीच कर लेती हैं। जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो किसकी पावर को लिमिट करती है, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैबिनेट या पार्लियामेंट। तो भाई पार्लियामेंट की लिमिट को लिमिट करती है।
विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। द चेयरमैन ऑफ द कमीशन शुड बी अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ द इकोनॉमिक्स। द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है, तो ये ध्यान से देखना, करेक्ट नहीं है, बिकॉज खुद कन्फ्यूज मैं भी हो जाती हूँ, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान देखना। तो ये बात बिल्कुल सही है। 280 आर्टिकल 280 के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल की तरह एक्ट करती है। चेयरमैन का ऐसा कोई नहीं कि उनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, तो गलत है। मेंबर्स में जरूर है कि हाँ 2 एक्सपर्ट्स होने चाहिए फाइनेंस से, 2 एक्सपर्ट, 1 एक्सपर्ट होने चाहिए इकोनॉमी की फील्ड से, और मेंबर एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। तो इसमें 2 और 3 क्या है, गलत है। Which of the following statement refers to the theory of the basic structure of the Constitution? It places the judiciary as the final authority in deciding if an amendment violates basic structure and what constitutes a basic structure. There is no mention of this theory in the Constitution. The National Commission to review the working of the Commission oppose the theory of basic structure. तो भाई देखो, पहला सही है, जुडिशरी डिसाइड करती है कि क्या किसी भी जो हमने लॉ बनाया उसमें बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा भी सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। और तीसरा ये गलत है कि ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई है जो रिव्यू करती है बेसिक स्ट्रक्चर पे। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम अंडर द फंडामेंटल राइट्स। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो भाई ये तीनों हैं, ठीक है। एनी प्रैक्टिस ये आर्टिकल 19 में आएगा, मूव आउट ऑफ द कंट्री, राइट टू ट्रैवल, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आर्टिकल 21A। तो ये सारे तीनों पार्ट्स बना रहे हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। हाँ, नेक्स्ट पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द लोकयुक्त के विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ द लोकयुक्त कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया हैव अपॉइंटेड अ लोकयुक्त। द लोकायुक्त इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अभी 21 स्टेट्स और यूटीज हैं जिसमें लोकायुक्त है, ठीक है, तो इसका मतलब सभी स्टेट्स में नहीं है। दूसरी बार लोकायुक्त को गवर्नर अपॉइंट करता है, वो भी रिकमेंडेशन पूरी कमेटी होती है जिसके अंदर अपना CM होते हैं और CJI होते हैं, आई मीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं उसके। तो ये कमेटी होती है जो अपॉइंट करती है, तो ये भी गलत है। तो इसमें क्या आएगा, नाइदर 1 नाइदर 2। आगे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एक्वायर, पोसेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी वाज द फंडामेंटल राइट। 1973 में सुप्रीम कोर्ट गेव अ डिसीजन दैट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करंटली द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये बिल्कुल सही है। पहले आर्टिकल 91G में ये फंडामेंटल राइट था, और 1973 में पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। हाउएवर इसको इम्प्लीमेंट हमने कब किया था, जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में किया था, और राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया। तो ये गलत है। आर्टिकल 300A के तहत राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो इसके हिसाब से हमारा 1 और 2 सही है। आगे चलते हैं। Which of the following recommendation were made by the Sardar Swaran Singh Committee with reference to the fundamental duties? It recommended the exclusion of a separate chapter on the fundamental duties in the Constitution. It recommended that the Parliament may provide for the imposition of the penalty or punishment for any non-compliance with any of the duties. It recommended to make the failure to comply with the fundamental duty as a ground for the disqualification of the elected representative. तो क्या आंसर करेक्ट है, तो भाई देखो, हाँ इसमें हमारा नया चैप्टर स्टार्ट ऐड हुआ था, दैट 4A हुआ था इसमें, ठीक है। हाँ, पार्लियामेंट ऐसा कोई फाइन वगैरह ला सकती है कि अगर आप ड्यूटी को नहीं फॉलो करें तो आपको उस पर फाइन लगेगा, ठीक है। और हाँ, ऐसा कोई नहीं कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट करोगे या उसके साथ नहीं कर पाओगे तो आप इलेक्शन लड़ने में डिस्क्वालीफाई, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इसमें फर्स्ट एंड सही बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज सेट अप बेस्ड ऑन द प्रपोजल अंडर द माउंटबेटन प्लान। It held its first sitting before the India independence. Its members were chosen by indirect election by the members of provisional legislative assembly. तो भाई पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कैबिनेट मिशन के अंदर बैठे थे, ये माउंटबेटन प्लान के अंदर नहीं बैठे थे। और हाँ, इन्होंने पहली सिटिंग इंडिपेंडेंस होने से पहले कर ली थी, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। और ये हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इंटरेक्ट इलेक्शन से चुने गए थे मेंबर्स को, तो इसमें 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ द, वो कौन से राइट्स हैं जो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को दिए जाते हैं। राइट टू लाइफ लिबर्टी, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। तो गाइज ये हमेशा रहेंगे, याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 21 ये बिल्कुल सही है, और आर्टिकल ये 22 भी हम फॉरनर्स को देते हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में कभी भी अगर हम किसी क्राइम जो फॉरनर क्रिमिनल्स को अगर हम अरेस्ट करते हैं, बुक करते हैं, तो उनके पास भी ये राइट होता है, ठीक है। हाँ, बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन सिटीजन्स के पास नहीं होता, रिलीजियस फ्रीडम होता है। तो इस हिसाब से 1, 2 और 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है गाइज।
आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सॉवरेन, व्हाट डज इट इम्प्लाई? प्रियम्बल इंडिया को सॉवरेन डिक्लेयर करता है, इसका मतलब क्या है? देयर इज नो अथॉरिटी अबव इंडिया एंड इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। इंडिया कैन एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और इट कैन सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। भाई ये दोनों सही हैं कि ठीक है, हम इतने डिसीजन खुद हैं कि हमारे ऊपर कोई भी रूल नहीं कर सकता इंडिया के ऊपर, और इंडिया फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है या फिर हमारा पार्ट भी कोई एक्वायर कर सकता है फॉरेन टेरिटरी। सॉरी, विच ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड्स वंस राइट टू प्राइवेसी? राइट टू प्राइवेसी किसके अंडर है? आर्टिकल 19, 21, 25, 20 है। तो भाई आर्टिकल 21 के अंडर आता है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ में। ये 2014 में ऐड हुआ था, जब 2016 में ऐड हुआ था पुट्टू स्वामी के केस में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? लेटेस्ट सबसे एडिशन कौन सी हुई थी फंडामेंटल ड्यूटीज में? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव द कंपेंशन ऑफ द लिविंग क्रिएचर, टू डेवलप साइंटिफिक ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। तो भाई इसमें सी सही है, क्योंकि ये हमारा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था। उससे पहले जब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ऐड करी थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, तो ऑलरेडी 10 ड्यूटीज़ थी, ठीक है। 2002 में हमने ये ड्यूटी ऐड करी थी, जो लेटेस्ट यही है। द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्टेड फॉर अ फ्री पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इन इलेक्शन एज द वे टू सेलेक्ट आवर रिपब्लिक। हमने क्या इलेक्शन में हमने फ्री पॉलिटिकल कंपटीशन रखा है, क्यों, क्या शो करना चाहते हैं? ताकि हम क्रिएट डिवीजन इन द आइडियोलॉजीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन फुलफिल द डिजायर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी टू बी इन पावर, ensures fair and ethical means to win election, provide incentive to political parties to voice the concern of the people। देखो जब भी इलेक्शन होंगे, पहली बात वो किसी भी आइडियोलॉजी को हम नहीं करेंगे, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की डिज़ायर को फुलफिल कर रहे हैं, हमने लोगों की पार्टी को फुलफिल करना है, ठीक है। फेयर एंड एथिकल मीन्स देखो हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमें सबसे सूटेबल सिचुएशन देखो हम क्या कर रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को इंसेंटिव दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि पीपल के कंसर्न को सुना जाए। तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, डी होगी। ऐसे क्वेश्चन में बंदा मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आप कर सकोगे, ठीक है। हु अमंग दीज enjoys all the privileges and amendments that are available to the member of parliament? जो MP के पास भी होते हैं, और कौन ऐसा है जो इसको सब इंजॉय करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CVC, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो भाई अटॉर्नी जनरल ये सारे राइट्स इंजॉय करता है एज पर आर्टिकल 88, जो MP के पास होते हैं। जो और उसी तरह जैसे MLAs के पास जो राइट होता है, वो एडवोकेट जनरल क्या करता है, इंजॉय करता है प्रिविलेजेस, ठीक है। वो सिटिंग्स बैठ सकता है पार्लियामेंट में, वहाँ पे हिस्सा ले सकता है, ठीक है। तो ये सब पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द आर्टिकल ऑफ लॉ? परव्यू ऑफ लॉ में कौन कौन से आर्टिकल 13 के अंदर ये चीज़ें कॉम्प्राइज करती हैं? परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस इशूज बाय द प्रेसिडेंट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो भाई ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, कंटेन करती हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो कंसेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का राइज कहाँ से हुआ? बिकॉज ऑफ द एमरजेंसी पावर्स गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पावर टू अपॉइंट द गवर्नर, अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द 3 लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनली एम्बेंडेड डिफरेंसेस बिटवीन द स्टेटस ऑफ डिफरेंट स्टेट। तो भाई ये है कि एसिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जो हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो सभी सिमेट्रिक नहीं है, मतलब कि सारी स्टेट्स एक जैसी नहीं है। फेडरेशन का मतलब ये है कि हम डिफरेंट स्टेट की बात कर रहे हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि हम अगर सब स्टेट सेम हो, लेकिन क्या है हमारी डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट स्टेटस है, तो इसलिए जो डी है वो बिल्कुल ये है कि हम ये डिफाइन करती है कि डिफरेंट जो स्टेटस है डिफरेंट स्टेट्स का, ये उसे शो करता है, ठीक है। मतलब आप देखो हरियाणा डेवलप्ड में आता है, और कहाँ आप यूपी बिहार में चले जाओ वो कितने अंडर डेवलप्ड में आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस ये शो करता है। विच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ एज कंसीव्ड बाय द डाइसी आर एप्लीकेबल टू द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड इज कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी। बिल्कुल सही, तीनों कंडीशन बिल्कुल सही है। रूल ऑफ लॉ का मतलब यही होता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, कोई भी आर्बिट्ररी पावर नहीं है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ऊपर है, दैट इज दिस, ठीक है। राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट इज ग्रांटेड। कि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हो और उसमें स्टेट आपको कंपनसेशन देगा, वो किस केस में ग्रांटेड किया हुआ है? व्हेन द स्टेट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, व्हेन द स्टेट एक्वायर द प्रॉपर्टी विच इज इन द नेम ऑफ अ वुमन हेड ऑफ द फैमिली, व्हेन द स्टेट एक्वायर्स द लैंड हेल्ड बाय अ पर्सन अंडर हिज पर्सनल कल्टिवेशन सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट, व्हेन द स्टेट एक्वायर्स द लैंड विच बिलोंग्स टू एनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। देखो थर्ड तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर थर्ड उसने कर देता, अगर स्टेट कंपनसेशन देने लग जाता, तो जब वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 में, जब हमने 9th शेड्यूल
रूल हटाया था, तो वो तो जो स्टेट है वो तो सबको कंपनसेशन देते थे, थक जाता तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करता, थर्ड तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है वो फर्स्ट और सेकंड सही है कि हाँ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा तो कंपनसेशन देगा, और अगर कोई फैमिली का जो प्रॉपर्टी है अगर वो वुमेन के नाम पे तो उसको भी देगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट स्टेटमेंट। एक मिनट यार, लगता है मेरे से कुछ गलत हो गया, वेट देखते हैं, मैं इसको बताऊंगी आपको, सॉरी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेकुलर करेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर नेचर में है, ये क्या चीज़ इंडिया स्टेट का करेक्टर कैसा जो शो करता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोवाइडेड इन एनी स्टेट मेंटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट ऑफ ऑल माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो भाई तीनों चीज़ ही हमें शो कर रहा है कि हमारा इंडिया क्या है, सेकुलर है, ठीक है। लोकपाल लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 में। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन विद अ मैक्सिमम ऑफ 8 members, which of which 50% are to be judicial member. 50% of the members of the Lokpal are from among the SC, ST, OBC, minority or women. PM of India does not come under the purview of लोकपाल। तो देखो ठीक है, पहली को स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक चेयरमैन होता है और 8 मेंबर्स होते हैं, और 8 मेंबर्स में 50% जुडिशियल मेंबर होते हैं, और 50% में से SC, ST, OBC, माइनॉरिटी वुमेन में हो सकता है, लेकिन PM भी लोकपाल के परव्यू में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द क्राइटेरिया फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। किसने जो लैंग्वेज के ऊपर जब कमिटीज़ बैठी थी तो किसने बोला था कि ठीक है लैंग्वेज के बेस पे हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। धार कमीशन, JVP कमेटी या फाज अली कमीशन। सिर्फ फाज अली कमीशन ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है, तभी हमारा आंध्र प्रदेश सबसे पहले फॉर्म हुआ था। तो इसी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी पीछे रह गया लगता है क्वेश्चन। हाँ, in which of the following cases did the Supreme Court hold that the harmony and the balance between the fundamental rights and DPSP is an essential feature of the basic structure of the constitution। कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP में एक बैलेंस बना रहना चाहिए, और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था? मिनर्वा मिल्स केस, वन आनंद भारत केस, गोलकनाथ केस, चंपाकम दुर्ग। तो गाइस आपको पता होना चाहिए मिनर्वा बिल केस है, क्योंकि कुछ केसेस वाले क्वेश्चन आ जाता है ना तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। तो अगर जितना आप ये टेस्ट सीरीज से गेन कर सकते हो ना उतना तो एटलीस्ट आपको याद रहेगा, ठीक है। तो मिनर्वा केस इसका आंसर है। आगे चढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सीट स्टेट्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लोकसभा। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की? तो आप देख लो, देखो सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में है, 48 के अराउंड है। वेस्ट बंगाल में आई थिंक 45 या 46 के अराउंड है। बिहार में 41 है, और गुजरात में सबसे कम है 26 है। तो उस हिसाब से 3 अगर इंक्रीजिंग में लगाना है ना 3, 2, 1, 4, तो 4, 1, 2, 3 द करेक्ट आंसर बी। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस ऑफ द नेशनल NHRC के अकॉर्डिंग देख रहे थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कंसिस्ट होते हैं चेयरमैन एंड द 10 अदर मेंबर्स। अ सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज इट्स मेंबर। द चेयरमैन मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द कैबिनेट रिकमेंडेशन। तो भाई देखो चेयरमैन होता है लेकिन 3 मेंबर्स होते हैं, 10 नहीं होते। यस, सर्विंग जज को हम अपॉइंट कर सकते हैं एज अ मेंबर। चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, नहीं, कैबिनेट रिकमेंडेशन पे नहीं करता भाई। इसके लिए भी पूरी कमेटी होती है जो इनको करती है। PM होते हैं, स्पीकर होते हैं, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन उसके होते हैं किसके, राज्यसभा। तो ये लोग होते हैं जो इसको सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, सिर्फ 2 इज़ द राइट स्टेटमेंट ओनली। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनल नीति आयोग के देखते हैं, और कौन सा चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, स्पेशल इनवाइट, CEO कौन से को अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। देखो चेयरमैन तो PM खुद ही होते हैं, तो खुद वो क्या अपॉइंट करेंगे। बाकी हाँ, वाइस चेयरपर्सन को भी PM अपॉइंट करते हैं, स्पेशल इन्वाइटिस को भी, CEO को भी नीति ये PM ही अपॉइंट करते हैं। 2, 3, 4 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट द बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। कौन सी रिट है जो पब्लिक, प्राइवेट और किसी इंडिविजुअल पे आप लगा सकते हो? हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। तो भाई इसमें सिर्फ हैबियस कॉर्पस है, क्योंकि प्रोहिबिशन तो आप सिर्फ उन पे लगाते हो जो जुडिशियल बॉडी हो, ठीक है। क्यो वारंटो में आप ये उस पे लगाते हो कि जो गवर्नमेंट बॉडीज है सिर्फ आप उसी में लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ क्या है? 1 B। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में देख लेते हैं। इट कैन इंक्वायर इनटू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल।
इट कैन इंटरवेन इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। तो कोई सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो प्रोसीडिंग्स में इंटरवेन कर सकता है जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, ठीक है। हाँ, लेकिन सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट्स पे ऐसा कोई नहीं है, वो स्टेट में कुछ भी चल रहा हो किसी भी मैटर पे वो इंक्वायर कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट उसे गलत है, तो सिर्फ बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कौन से डायरेक्टिव्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या वो दे रखा है, अपना टैग दे रखा है? प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल सही, आर्टिकल 51। टू प्रमोट एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेट ऑफ द एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, आर्टिकल 350। ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ये भी आर्टिकल 350 के अंडर ही आई थिंक ए या बी पार्ट है। तो तीनों चीज़ों को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल रखा है, तो इसमें डी कवर होएगा कि हाँ तीनों को। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जो मेंबर्स हैं इंटरिम गवर्नमेंट के जो 1946 में बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सी राजागोपालाचारी। तो फर्स्ट और 3 सही हैं। बी आर अम्बेडकर नहीं थे, ये ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर्स थे अलग से, ठीक है। तो इसमें 1 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसका मतलब क्या है? टर्म रिपब्लिक मीन्स वेस्टिंग ऑफ द पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल, ऑल द पब्लिक ऑफिस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्विस आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस, ये चार्टर एक्ट 1853 के तहत ये ओपन कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, ये सारे एक्ट्स पढ़ लो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है, यूपीएससी ने तो स्टेट पीसीएस पूछ लेगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर रिकमेंडेड बाय, संतना कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा बॉडी खुली थी? सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम ऑफ द इंडिया? एक सेकेंड गाइस, हाँ सॉरी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया? कौन सा एक्ट है जो रिकॉग्निशन देता है पोर्टफोलियो सिस्टम को? तो ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आज अब पता कर लो, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं याद रहती, ठीक है, होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी अंडर पार्ट 4A? फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में है, तो क्या सिग्निफिकेंस क्या? दे सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, बिल्कुल सही। दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग द डिटर्मिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। दे प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड द फ्रीडम्स ऑफ द पीपल अगेंस्ट इन्वेजन बाय द स्टेट। देखो पहली 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये लिबर्टी फ्रीडम को प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स ही करता है हमारा। तो 1 और 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वर नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कौन से डीपीएसपी हैं जो उस वक्त पार्ट नहीं था? टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव। तो भाई तीनों के तीनों ही नहीं थे। जो पहली 2 हैं ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आया है 1976 में, ये 39A का पार्ट बनता है, ये 48 आर्टिकल का पार्ट बनता है। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी था ये 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया है, ठीक है। तो और ये आर्टिकल 39D बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब 1, 2, 3 तीनों ही नहीं पार्ट थे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपल्सरी प्ले अ रोल? जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कौन अपना रोल कंपल्सरी प्ले करता है? लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो भाई इन दोनों का कोई काम नहीं है, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा का काम है, तो 1 और 2 ओनली। आगे बढ़ो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी उससे क्या होता है? द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन डिक्लेयरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज फाइनल एंड नॉट क्वेश्चनेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। A resolution for its continuation before 1 year must be passed by either house of the parliament by a simple majority. No financial emergency has been declared so far. बिल्कुल थर्ड बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये बिल्कुल भी गलत है कि ऐसा रिजोल्यूशन हमें कुछ नहीं चाहिए होता, क्योंकि हम इसको जितना मर्जी कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, और प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन से नहीं होता। और इवन जब प्रेसिडेंट अनाउंस करता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो उसे पहले जो हाउसेज होते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी से क्या करते हैं, विद इन 2 मंथ्स उसे पास करते हैं, तभी जाके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर यूज इन डिफरेंट प्रोविजन? स्टेट क्या का मतलब क्या है? आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट डिफाइन किया गया, इसका मतलब क्या है?
इसके अंदर क्या क्या आता है, एनसीईआरटी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, पंचायत। तो भाई तीनों चीज़ें आती हैं। आपको पता होना चाहिए स्टेट के अंदर क्या क्या कवर होता है। पार्लियामेंट और उसके मतलब लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। थर्ड हमारे मतलब कि स्टेट एंड लेजिस्लेचर्स कवर होती हैं। फिर हमारे लोकल बॉडीज़ होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी तो पंचायत। और एक हमारी जितनी भी पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं वो सारी कवर होती हैं, LIC, ONGC, ये सब कवर होती हैं, ठीक है। तो उसमें ये तीनों आ गई। अगर प्रियम्बल के हिसाब से देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नोर अ प्रोहिबिशन अपॉन द सोर्स ऑफ पावर, इट इज़ नॉट जस्टिफेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, फॉर द फर्स्ट टाइम द अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल वॉज अपहेल्ड इन द बिरूबारी केस। तो भाई थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ताकि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, ठीक है। ये जस्टिसेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, और ये ना ही पावर का सोर्स है और ना ही किसी की पावर को ये प्रोहिबिट कर सकता है। आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल फॉर नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 15 और 16 क्या करता है, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन हमें देता है, ठीक है। किन किन को देता है, इसमें कौन कौन मेंशन है, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो भाई इसमें तीनों के तीनों कवर हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर रिलेटेड टू अफेक्ट द फंडामेंटल टूडेज कौन से एक्ट में आई थी, पता होना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आई थी 1976। तो इसका आंसर क्या है, 1 ओनली। विद रेफरेंस टू द प्रोसीजर फॉर अप्रूवल एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं तो उसके लिए क्या अप्रूवल चाहिए होता है, तो पूरा देख लेते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स। बिल्कुल सही। जब भी इमरजेंसी को पहले बोलते हैं तो दोनों हाउस से पहले महीने में, 1 महीने में उसको वो होना चाहिए, पास होना चाहिए, अप्रूव होनी चाहिए। ईच रेजोल्यूशन अप्रूविंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द इमरजेंसी मस्ट बी पास बाय द आइदर ऑफ द हाउस बाय द स्पेशल मेजोरिटी। बिल्कुल सही। अगर किसी को इमरजेंसी को हमें रिज्यूम करना है, मतलब कि अभी कॉन्टिन्यूटी में रहना चाहिए, तो वो हाउस क्या करता है, उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करता है। तीसरा, रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कॉन्टिन्यूशन मस्ट बी पास बाय आइदर हाउस बाय सिंपल मेजोरिटी। नहीं, अगर पार्लियामेंट को लग रहा है कि नहीं यार अब हमें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, तो वो रेजोल्यूशन पास करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 1/10 चाहिए होते हैं, ना कि 1/4। तो फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है, थर्ड हमारी गलत है। तो गाइस ये हमने फर्स्ट कर लिया है। एक बार हम वो 76 क्वेश्चन आई थिंक जो गलत हो रहा था, ज़रा उसको एक बार देख लेते हैं हम। 1 मिनट यार, हाँ तो देख लेते हैं। इन द राइट ऑफ, हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर हम एक्वायर कर रहे हैं तो क्या स्टेट कंपनसेशन कब देती है, तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को नहीं देती भाई, ये सॉरी ये गलत है। ये सही है बिल्कुल 2। और इसके साथ व्हेन स्टेट एक्वायर्स द लैंड विच बिलोंग्स टू कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो तो 2 और 4 इसका सही आंसर है, ठीक है गाइस। तो ये हमारी इस तरह से हमारी आज की फर्स्ट टेस्ट कवर हो गया है। कल से मैं सेकंड टेस्ट स्टार्ट कर दूँगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।